नमस्ते। मेरा नाम मान सिंह है और मैं इमिनेंट क्लासेस चलाता हूँ। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर इंग्लिश ग्रामर क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं टेंस की वीडियो बना रहा हूँ, कई बच्चे उसको देख भी रहे हैं। देखिए, जैसे आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है उसको आप लिखते कैसे हैं और सही कैसे लिखते हैं। कई बच्चे मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मान लीजिए आप पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, या आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल है, आप अच्छी अच्छी खासी आप फीस पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नोटिस करता हूँ कि टेंथ में ट्वेल्थ में जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रामर का जो देखा मैंने कि एक लेवल होता है वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि बस नोटिस याद करना है, रिपोर्टिंग स्पीच कैसे करते हैं, एक्टिव पैसिव कैसे होते हैं और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं। मेरा मानना तो है कि अगर मान लीजिए अगर आपकी ग्रामर पर पकड़ होती है तो आपको याद नहीं करना है, आपको बस उसकी समरी पता हो, आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। साथ साथ ही ये है कि लिखना एक आर्ट है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो मैं तो पूरी कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको जो ग्रामर पोर्शन पढ़ा हूँ उस ग्रामर पोर्शन की वजह से आपकी जो लिखने का तरीका है वो अच्छा हो, साथ में आप कोई गलतियाँ ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल के दिन आपकी जॉब लगे। ऐसे मेरे टीचर कहते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और मान लीजिए आप भाग्य के सहारे पास हो जाते हैं, तो आप जिस ईयर पर बैठते हैं ना, तो आपको खुद एक दिन फील होगा कि आप डिजर्व नहीं करते हैं या फिर आपको उतना अच्छा नहीं आता जितना कि आना चाहिए। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि हम बैंक में जाते हैं, आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो एक कर्मचारी होता है जो काम कर रहा होता है, तो उसके काम करने का तरीका बहुत ढीला होता है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अरे किसने बैठा दिया इस आदमी को यहाँ पे, अरे किसने इसे उसको ये बना दिया। तो कल के दिन मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, आप किसी डिपार्टमेंट में काम करें तो लोग आपके बारे में ऐसी राय रखें। तो जो मैं ग्रामर की क्लास दे रहा हूँ उसके कई सारे फ़ायदे तो हैं ही, साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि आप लिखना सीखेंगे तो उसमें कम से कम गलतियाँ हों, बस गलतियाँ हों ही ना, ज़्यादा बेटर है। साथ साथ ही ये भी है कि जैसे आप किसी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं, तो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अब आप मोटी मोटी किताबें ले आओ और आप उनके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर दो। आप 100 प्रैक्टिस सेट है, अब आप एक दिन में 4 करते हैं, एक दिन में 3 करते हैं, आपने 3 महीने में निपटा लिए। अब आपको प्रैक्टिस सेट बार बार सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि आधे क्वेश्चन उसके आपको याद हो जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि, या मैं मानती हूँ कि मेरा पेपर अच्छा हो जाता है, मॉक टेस्ट कर लेता हूँ मैं, अच्छा हो जाता है। तो इंग्लिश में वो बच्चा अच्छा नहीं मानता मैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दे, एंटीनिम सिनोनिम के आंसर दे दे। मैं इंग्लिश में उस बच्चे को अच्छा मानता हूँ या उस व्यक्ति को अच्छा मानता हूँ जो PQRS का सीक्वेंस अच्छे से लगा सके, साथ में जो एरर ढूंढ पाए, साथ में उसकी प्रपोजिशन पे उसकी पकड़ हो, आप फिलअप्स अच्छे से भर ले, क्लोज टेस्ट उसको आता हो। अब कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि बस उन्होंने क्वेश्चन देखा पेपर के 25 आते हैं, 25 में से उनके अगर मान लो 15 ठीक हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं बिना पढ़े अगर 15 कर सकता हूँ तो मैं पढ़ के मैं 30 भी मतलब 25 भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं खुद एस्पिरेंट्स रहा SSC का और मैंने कई सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं। अब वो एक अलग बात है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी वजह मेरी मैथ रही, मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब तरीके से कि आपने वन वर्ड कर लिए, एंटीनिम सिनोनिम कर लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चा PQRS है और जैसे सीक्वेंस वाला सेंटेंस कहा जाता है या क्लोज टेस्ट कर पाता है, वो बच्चा क्वालिफाई कर पाता है। तो आप ग्रामर करने के बाद में तो मैं आपको PQRS भी करवाऊँगा, क्लोज टेस्ट भी करवाऊँगा। तो अभी तो मेरी 7वीं 8वीं क्लास है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छे से इंग्लिश पढ़ाऊँ। अब हम बात कर लेते हैं GS की। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं GS भी पढ़ाऊँगा, तो GS में फ़िलहाल अभी मैंने इतिहास ही पढ़ा है, ज़्यादा कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है, मुझे हिस्ट्री अब धीमे धीमे अच्छी भी लगने लगी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री को मैं अच्छे से पढूँ। तो हिस्ट्री जैसे आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या होता है कि जैसे आप प्राचीन पढ़ते हैं भारत, मध्यकालीन पढ़ते हैं आप, या पढ़ते हैं मॉडर्न, जो चीज़ें बीत चुकी हैं वो तो बदलने वाली हैं ही नहीं।
बस आपको करंट अफेयर याद रखना होता है। अब जैसे मान लीजिए आप मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं, तो मध्यकालीन भारत में काफ़ी सारा है। जैसे आप शुरुआत करेंगे हर्षक वंश से या आप मुगल जनपद से स्टार्ट करेंगे और आप पढ़ते पढ़ाते वहाँ से, जैसे आप बिंबिसार को पढ़ा आपने, बिंबिसार का अजातशत्रु को पढ़ा, अजातशत्रु के बाद में और सारे ऐसे राजा रहे जिनकी काफ़ी अच्छी डायनेस्टी रही, गोल्डन एरा रहा। फिर आप मुगल काल पे आ जाएंगे, मुगल उगल पढ़ने के बाद में ये सब खत्म, फिर आधुनिक में आ जाएंगे। तो मैं एक सीक्वेंसेस को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो जो बच्चे भी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, और ये प्राचीन से स्टार्ट करूँगा मैं पूरा आधुनिक तक, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने एक बार एक अपने वीडियो में एक नंबर अपना शेयर किया था, नहीं है तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 8510999460। तो आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको क्लास पढ़ाने की। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र शिक्षित हो, साथ में हम केवल अपने लिए नहीं अपने देश के लिए भी कुछ कर पाए, क्योंकि मेरा मानना है अपने लिए जिए तो क्या चाहिए। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको एक बार वीडियो देखने समझ में आती है तो आप उसको एक बार फिर से देखिए। और थैंक यू वेरी मच।